हेलो दोस्तों, मैं चंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुंज पे। जैसा कि दोस्तों हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़े थे और खिलाफत आंदोलन को जाने थे। अब हम लोग देखते हैं इस दरमियान और भी बहुत से संगठन बनाए गए थे। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए और भी बहुत से संगठन बनाए गए थे। उस संगठन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग राष्ट्रवादी उदार लीग। राष्ट्रवादी उदार लीग की स्थापना 1918 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, जिसके और भी नेता शपुरु और पालजी थे। वहीं इसे बाद में अखिल भारतीय संघ के नाम से जाना गया। अब देखते हैं दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1916 ईस्वी तक राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम लीग का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन जब असहयोग आंदोलन छोड़कर जब जिन्ना कांग्रेस से अलग होकर असहयोग आंदोलन के दरमियान ही जब जिन्ना कांग्रेस से अलग होकर और फिर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं, जिसके संस्थापक सदस्यों में मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुआ था, जिसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। और हिंदू महासभा की स्थापना जो कि हरिद्वार कुंभ मेला में हुआ था। जब हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था, उसी में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। उसी में बाबा श्रद्धानंद ये लोग भी हिंदू महासभा की स्थापना के लिए सहमत होते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कुंभ मेला 4 जगह लगता है। एक इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में लगता है। दोस्तों यह भी जानने की जरूरत है, आप लोग जानिएगा, हरिद्वार में जो कि गंगा नदी है, वहीं गंगा नदी पे कुंभ मेला लगता है। वहीं प्रयाग में त्रिवेणी के पास लगता है, यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। वहीं नासिक में गोदावरी नदी के किनारे और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे लगता है। दोस्तों यानी कि प्रयाग जो कि त्रिवेणी संगम, जिसे गंगा, यमुना और सरस्वती के पास लगता है। उसके बाद हरिद्वार गंगा नदी के किनारे और नासिक गोदावरी नदी और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। दोस्तों यानी कि हर 3-3 साल पे कुंभ मेला का आयोजन होता है। लेकिन वहीं 12वां साल महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। तो हम लोग देखते हैं हिंदू महासभा का स्थापना 1915 ईस्वी में होता है, जिसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। वहीं इसके फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता महाराज कासिम बाजार के महाराज के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं यूनियनिस्ट पार्टी जो कि पंजाब में भूस्वामियों के हितों के लिए बनाया जाता है। और यूनियनिस्ट पार्टी के द्वारा 1937 ईस्वी में हुए चुनाव में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर वह पंजाब में सरकार बनाता है। अकाली दल उस समय के आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन में अकाली आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो कि 1922-25 ईस्वी तक चला था। अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश समर्थक गुरुद्वारा में उपस्थित ब्रिटिश समर्थकों और गुरुद्वारा में भ्रष्ट महंतों के खिलाफ था। इस आंदोलन के दरमियान 1925 ईस्वी में गवर्नर वेलकम हैली ने सिख गुरुद्वारा साइन बोर्ड एक्ट पारित किया और उसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का गठन किया। अकाल आंदोलन सफल होने के बाद गांधी जी इस आंदोलन के बारे में कहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम विजय मुबारक हो। उसके बाद नागपुर झंडा सत्याग्रह जो कि 1923 ईस्वी में था। नागपुर झंडा सत्याग्रह में दोस्तों होता क्या है कि कांग्रेस के झंडा को वहां की सरकार द्वारा रोका जाता है, जिससे वहां के लोकल पब्लिक इस आंदोलन को करते हैं। बरसात आंदोलन जो कि खेरा जिला गुजरात में होता है।
खेड़ा जिला गुजरात में होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसी आंदोलन के दरमियान वहाँ की औरतों द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया जाता है। दोस्तों, एक बात और भी आता है कि बारदोली आंदोलन के समय भी सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दिया गया था, लेकिन एनसीईआरटी बुक के समय यह बरसात आंदोलन ही है। दोस्तों, बरसात आंदोलन के दौरान ही पटेल जी को औरतों द्वारा सरदार की उपाधि दिया जाता है। और वहीं 1923 ईस्वी में कर को समाप्त कर दिया था। बरसात आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि बरसात में डकैती का प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वहाँ ब्रिटिश सरकार क्षुब्ध होता है। ब्रिटिश सरकार वहाँ पे लोगों पे कर लगा देता है कि जितना भी डकैती होगा उतना कर हम वहाँ के नागरिकों से वसूल करेंगे, जिसके एवज में आंदोलन होता है। और लास्ट 1923 ईस्वी में कर को समाप्त कर दिया जाता है। बाइकोम सत्याग्रह 1923 ईस्वी में होता है। बाइकोम सत्याग्रह अपने आप में ऐसा पहला आंदोलन था जो मंदिर में प्रवेश करने के लिए किया जाता था, यानी कि पहला आंदोलन था। दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पहला आंदोलन था जो मंदिर में प्रवेश किया जाता था। तो बाइकोम सत्याग्रह था, जो कि त्रावणकोर केरल में हुआ था। यह एक कांग्रेसी नेता के द्वारा ही किया गया था। मंदिर में प्रवेश का पहला आंदोलन त्रावणकोर केरल में हुआ था। यह कांग्रेसी नेता जो कि रुझवा जाति के थे, रुझवा जाति के द्वारा किया गया था। कांग्रेसी नेता टी.के. माधवन, के. केलपन इत्यादि मुख्य नेता थे। वहीं बाइकोम सत्याग्रह के दरमियान गांधी जी को भी बुलाया जाता है, गांधी जी को शामिल होने के लिए बुलाया जाता है और गांधी जी उसमें जाकर बाइकोम सत्याग्रह में शामिल भी होते हैं। दोस्तों, उसके बाद वामपंथी आंदोलन वामपंथी आंदोलन का विचारधारा यह था कि समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों को भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सहभागिता दे, यानी कि इसका उत्थान रूसी क्रांतियों के बाद ज़्यादा जोर पकड़ा, क्योंकि रूसी क्रांति में समाजवादियों की जीत होती है और उसके बाद वहीं से समाजवादी नेताओं और वामपंथी आंदोलन विचारधारा उत्पन्न होता है। और विचारधारा इसका समाज, आर्थिक, राजनीति में निचले पायदान वालों की सहभागिता। वामपंथी पत्र को देखते हैं। वामपंथी पत्र में महत्वपूर्ण नवयुग जिसके संपादन मुजफ्फर अहमद के द्वारा किया गया, वहीं सोशलिस्ट का संपादन श्रीपाद अमित डांगे के द्वारा किया गया था। वहीं इंकलाब का संपादन गुलाम हुसैन के द्वारा किया गया था। दोस्तों, 1920 में सेकेंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का आयोजन होता है, जो कि मॉस्को में होता है। और वहाँ पे भारत की ओर से मानवेंद्र राय उसमें शामिल होते हैं और मानवेंद्र राय के द्वारा ही 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को ताशकंद, जो कि रूस में ही है, वहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कि ताशकंद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो मानवेंद्र राय के द्वारा किया गया था। वही हम देखते हैं भारतीय साम्यवादी दल, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1924 ईस्वी को किया गया था। सत्यभक्त के द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी। इसका उद्देश्य संपूर्ण स्वराज था। दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना बंबई में किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना बंबई में 27 दिसंबर 1925 ईस्वी को होता है, जिसके संस्थापक सिंगारवेलु चेट्टियार थे। इस पार्टी का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता था। वहीं यह पहली पार्टी थी जिसने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी से भी प्रमाणित किया गया था। दोस्तों, इसमें आप लोगों को ध्यान रखने की बात है, क्योंकि यह एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना सिंगारवेलु चेट्टियार के द्वारा बंबई में किया जाता है। वहीं एक और पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना मानवेंद्र राय के द्वारा ताशकंद यानी रूस में किया जाता है। वहीं सेकेंड कम्युनिस्ट सम्मेलन में भारत की ओर से इसमें भाग लेने वाले मानवेंद्र राय थे। आइए हम लोग देखते हैं भारत में साम्यवादी इतिहास को देखते हैं। भारत में साम्यवादी इतिहास जो कि 5 चरणों में होता है, 5 चरणों में इसके इतिहास को देखते हैं।
प्रथम चरण में होता है कि मॉस्को से जो प्रशिक्षित साम्यवादी नेता थे उन्हें भारत भेजा जाता है ताकि वे यहाँ आकर कामगार एवं कृषक दल का गठन करते हैं, जो कि बम्बई, बंगाल, मध्य प्रांत या यूपी में भी करते हैं। और इस साम्यवादी सोच के विस्तार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 3 षड्यंत्र किया जाता है, जो मेरठ षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र और मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं प्रथम चरण में, जो कि मॉस्को से प्रशिक्षित साम्यवादी नेता लोग श्री फिलिप के नेतृत्व में आते हैं, जो कामगार एवं कृषक दल बनाते हैं। वहीं प्रथम पेशावर षड्यंत्र, जो कि 1922-23 ईस्वी के बीच में होता है, जहां पे पेशावर में ही साम्यवादी नेताओं को कैद कर ली जाता है, जिसमें अब्दुल कादिर नामी वकील के केस लड़ने का उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कानपुर षड्यंत्र जो कि 1924 ईस्वी में होता है। इसमें मुजफ्फर अहमद, नालनी गुप्ता, डांगे इत्यादि बड़े बड़े नेताओं को कैद कर लिया जाता है। इसका उद्देश्य, कानपुर षड्यंत्र का उद्देश्य साम्यवाद के बढ़ते कदम को रोकना था। मेरठ षड्यंत्र, जो कि 1929-33 ईस्वी में हुआ था, इसमें 27 को दंड दिया जाता है, यानी साम्यवाद के बड़े नेताओं को 27 को दंड किया जाता है, जिसमें 3 यूरोपीय भी शामिल थे, फिलिप, ब्रैडले और हचिस संघ थे। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं साम्यवाद इतिहास के दूसरे चरण को देखते हैं। साम्यवाद इतिहास के दूसरे चरण में हम लोग देखते हैं, दोस्तों दूसरे चरण में हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल साम्यवादी संगठन इंटरनेशनल साम्यवादी संगठन के संकेत पे कांग्रेस को दक्षिणापंथी और गांधी को बुजुर्ग का नेता मानते हुए कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लेते हैं। और यहाँ भारतीय साम्यवादी लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी विरोध करते हैं, जिससे इस भारत में इसकी छवि धूमिल हो जाती है। और इसका फायदा उठाकर ब्रिटिशों ने 1934 में इसे प्रतिबंध कर दिया जाता है, यानी कि भारतीय साम्यवादी को 1934 में ब्रिटिश द्वारा प्रतिबंध कर दिया जाता है। हम लोग देखते हैं तीसरा चरण जो कि 1935 में फिर से 1935 में जब इंटरनेशनल कम्युनिस्ट सम्मेलन होता है, तो वहाँ से संकेत मिलता है कि आप लोग भारत में साम्यवादियों का जो छवि धूमिल हो गया था, इसके कारण फिर से उसे संकेत मिलता है कि आप लोग कांग्रेस के साथ मिलकर काम करें। यानी कि 1935 में फिर मिलता है कांग्रेस इंटरनेशनल में, कांग्रेस से मिलकर काम करें। अब हम लोग चौथा चरण देखते हैं। साम्यवादी इतिहास के चौथे चरण में यानी कि सेकंड विश्व युद्ध और साम्यवादियों की उल्टी छलांग, यानी कि चौथे चरण में हम लोग देखते हैं कि साम्यवादी नेता, जो कि शुरू में ब्रिटेन का दूसरे विश्व युद्ध है, जिसमें ब्रिटेन का बहुत ही विरोध कर रहे थे, लेकिन जब रूस से मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर युद्ध में शामिल हो जाता है, तो वहीं वह भारतीय साम्यवादी नेता 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध करने लगते हैं, जिससे इस पार्टी की छवि और धूमिल हो जाती है और यह भारत में धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करती है। वहीं पांचवा चरण में हम लोग देखते हैं कि साम्यवादी नेता लोग मुस्लिमों के साथ मिलकर मुस्लिमों का समर्थक हो जाते हैं। और साम्यवादी नेताओं का मानना था कि जिस तरह से रूस में बाल्कन की तरह छोटे छोटे राज्य बनाए गए हैं, उसी तरह यहाँ भी 14 राष्ट्र बनाया जाए जो स्वायत्त हो इसका। लेकिन इस मत को लीग यानी कि मुस्लिम लीग भी नहीं मानता है और इसको समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि इसे बाल्कन योजना के नाम से भी जानता है। यानी चौथे चरण को मुस्लिम को यानी कि बाल्कन योजना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1942 में साम्यवादियों द्वारा लाया गया था। और पांचवें चरण के बाद यह पार्टी, जो साम्यवादी पार्टी थी, यह धूमिल हो जाती है और यह कलंकित पार्टी बन जाती है और यह समाप्त हो जाती है। दोस्तों आइए हम देखते हैं साम्यवादी पत्र देखते हैं, जिसमें गांधी वर्सेज, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांधी वर्सेज लेनिन, जिसे श्रीपाद अमृत डांगे द्वारा संपादित किया गया था। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट, जो कि अशोक मेहता ने लिखा था। वहीं व्हाइट सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण के द्वारा
चलाया गया, संपादन किया गया था। क्वेश्चन इसमें हमेशा दोस्तों बनता है कि व्हाई सोशलिज्म किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा, कांग्रेस सोशलिस्ट अशोक मेहता के द्वारा और गांधी वर्सेस श्रीपाद अमित द्वारा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा वामपंथी यानी कि साम्यवादियों का 5 चरणों का इतिहास देखा था। तो आइए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण वामपंथी संगठन को देखते हैं। महत्वपूर्ण वामपंथी संगठन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन, जो कि सीपीआई के नाम जाना जाता है, 1927 ईस्वी में डांगे और जोशी के द्वारा किया गया था। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। वहीं इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर के 1944 ईस्वी में किया गया था। राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर 1944 में, जो कि सरकार के अंदर ही रह करके मजदूरों के हक के लिए काम करती थी। उसके बाद अहमदाबाद मजदूर यूनियन, जो कि गांधी जी के द्वारा 1919-20 के दरमियान में बनाया गया था। दोस्तों कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी का भी विस्तार हुआ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, जो कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का मुख्य कार्य था कि कांग्रेस के अंदर ही रहकर समाजवादियों के लिए, यानी कि नीचे तबके वालों के लिए सोचना या उनके लिए नियम बनाना। तो आइए हम लोग देखते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1934 ईस्वी में बंबई में हुआ था। जिसकी स्थापना में आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण के द्वारा किया गया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन अक्टूबर 1934 में बंबई में आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण के द्वारा किया गया था। दोस्तों समाजवादी नीति का विस्तार इतना हुआ कि कांग्रेस के अंदर भी धीरे धीरे जो नौजवान लोग थे, उनके भीतर भी समाजवादी का विकास होने लगा, जिसमें मुख्य रूप से अग्रणी नेताओं में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में समाजवादी का विकास हुआ। आइए हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जो कि 1927 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जो कि 1927 ईस्वी में औपनिवेशिक उत्पीड़न और साम्राज्यवाद के खिलाफ है, जो ब्रुसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, उसमें वे प्रतिनिधि करते हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि करते हैं। और वहीं से उन्हें रूस भी जाने के लिए न्योता दिया जाता है और वे रूस जाते हैं। और रूस के बाद जब वे भारत लौटते हैं, यानी कि 1929 में जब भारत आते हैं, 1928 में जब भारत आते हैं, तो ये बिल्कुल समाजवादी बन जाते हैं। और उन्हीं के द्वारा 1929 ईस्वी में 1929 के लाहौर अधिवेशन में बोला गया कि मैं समाजवादी हूँ। 1900 को दोस्तों क्वेश्चन सब पूछते हैं कि नेहरू जी ने मैं समाजवादी हूँ कब बोला? तो लाहौर अधिवेशन में बोला था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट है दोस्तों, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। नेहरू रिपोर्ट को किसने तैयार किया था? हमेशा क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट को किसने बनाया था? तो मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। तो आइए हम देखते हैं 1928 में नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। यानी कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट में जो कि बनाया गया था, वह डोमिनियन राजा ने पूर्ण स्वराज की नहीं मांग की गई थी, लेकिन इसलिए वे लोग खपा हो गए और सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी ने बोला कि अब पूर्ण स्वतंत्र या स्वराज से कम नहीं होगा, यानी उस पर बात नहीं बनेगी, यानी पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिए था। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। दोस्तों आइए हम देखते हैं अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन पटना में 1934 ईस्वी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। जबकि अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस की स्थापना पहला वार्षिक अधिवेशन मुंबई में 1934 ईस्वी में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता संपूर्णानंद के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस का समर्थन
जवाहरलाल नेहरू और बोस के द्वारा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी किया गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस के शामिल नहीं हुए थे, उनके सदस्य नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और बोस चंद्र बोस बोलते हैं, एक हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि मैं मस्तिष्क से वामपंथ हूँ, लेकिन मैं मस्तिष्क से वामपंथ के साथ हूँ, परंतु हृदय से गांधी का अनन्य समर्थक हूँ। यानी मैं मस्तिष्क से वामपंथ के साथ हूँ, लेकिन हृदय से मैं गांधी का अनन्य समर्थक हूँ। 1936 ईस्वी में हवाई सोशलिज्म में समाजवाद ही क्यों, जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक पत्र लिखा गया, जिसमें बताया गया कि हवाई सोशलिज्म यानी समाजवाद ही क्यों। तो उसमें था पूर्ण आज़ादी, मतलब हमें ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, ब्रिटिश साम्राज्य से हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। वहीं स्वतंत्रता पूर्वक संविधान का निर्माण हो, यानी कि जब देश आज़ाद हो जाए तो उसके पूर्व बाद स्वतंत्रता पूर्वक संविधान का निर्माण हो, जिसमें सभी का ध्यान रखा जाए। समाजवादी व्यवस्था, यानी कि स्वतंत्रता पश्चात समाजवादी व्यवस्था हो, जिसमें शोषण के खिलाफ है, शोषण जिसमें नीचे गरीब गुरबों या नीचे वाले लोगों का शोषण ना हो। उसी के बाद निजी संपत्ति का उन्मूलन इसमें दिया गया था कि निजी संपत्ति का उन्मूलन हो, क्योंकि उस समय बहुत से राजा जमींदार भी थे और उनके पास निजी संपत्ति बहुत था। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी हवाई सोशलिज्म ने बोला कि निजी संपत्ति का उन्मूलन हो, जिससे अमीरी और गरीबी की खाई को कम किया जा सके। कांग्रेस समाजवादी का इसमें इस पत्र में भी था कि अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी का वही लोग सदस्य बन सकते हैं या बनना चाहते हैं, तो उससे पहले आप कांग्रेस का सदस्य होना जरूरी है। यानी कांग्रेस समाजवादी का सदस्य के लिए कांग्रेस का सदस्य भी होना जरूरी है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में आप लोगों को मैंने पढ़ाया वामपंथी आंदोलन, वामपंथी का इतिहास, उसके बाद समाजवादियों का विकास है, हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी, यानी कि राष्ट्रीय क्रांतिकारी के दूसरे चरण को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि असहयोग आंदोलन के बाद बहुत से नौजवान क्रांतिकारी हो जाते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और भी बहुत से लोग क्रांतिकारी हो जाते हैं और बहुत से क्रांतिकारी संगठन बनाए जाते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्रांतिकारी संगठनों को, उसको देखेंगे, जो कि आप लोग के एग्जाम भी उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।